टू द चैनल। मैं हूं आपकी सोशल स्टडीज़ एजुकेटर आंचल दुआ जी। पिछली क्लास तक हम लोगों ने फ्रेडरिक सॉरियो की एक खूबसूरत सी पेंटिंग के बारे में बात करी थी और हम लोगों ने पिछली वीडियो ख़त्म करी थी नेशन स्टेट्स और मॉडर्न स्टेट्स के बात करने के बाद में। अभी फ़िलहाल बारी एक छोटे से रीकैप के लेने की, और वो रीकैप हम लेने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरे के पूरे यूरोप में अगर सबसे पहले कहीं पर रेवोल्यूशन हुआ था तो वो 1789 में हुआ था, और उसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस के साथ में। फ्रांस एक ऐसा नेशन था, आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ पर ऑफ कोर्स बर्बन फैमिली रूल करती थी। लुइस 16 थे, उनके एंसेस्टर्स थे। पावर जो थी, डिसीजन मेकिंग थी, वो रूलर्स के हाथ में थी। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो मोनार्क से ट्रांसफ़र होकर चली जाती है फ्रेंच सिटीजन्स तक। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मकसद था कि पावर अपने हाथ में लेनी है, डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में लेनी है, कंट्री के अंदर कैसे कौन क्या करेगा वो लोगों के पास में होना चाहिए अधिकार, वो सब कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटिव था। और वो हुआ भी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में डिसीजन मेकिंग पावर मोनार्क से फ्रेंच सिटीजन्स तक पहुंच पाती है। आपको पता है बहुत सारे कुछ रेवोल्यूशनरीज ने नए नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करा था ताकि वो कंट्री के अंदर एक चीज़ कर पाए। वो चीज़ थी लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को लेकर आना, नेशनलिज्म की फीलिंग्स को लेकर आना। जो कुछ भी रेवोल्यूशनरीज ने करने की कोशिश करी वो सब कुछ लोगों तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले तो फ्रांस के अंदर फादरलैंड और सिटीजन्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, ला पैत्रे और ले सिटोयन के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करा गया कि ये जो जगह है वो जगह नहीं है, वो फादरलैंड है। जैसे इंडिया में हम कहते हैं ना ये हमारी मदरलैंड है, वैसे ही उन्होंने बोला कि ये एक्चुअल में आपका फादरलैंड है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ रहने वाले कुछ नहीं हो, आप सब्जेक्ट्स हो, नो, आप सिटीजन्स हो यहाँ पर रहने वाले। आप एक यूनाइटेड कम्युनिटी में रहते हो, और उस यूनाइटेड कम्युनिटी में रहने के बाद में क्योंकि ये आपका फादरलैंड है, क्योंकि आप यहाँ के सिटीजन्स हो, तो सभी लोगों को अब से इक्वल राइट्स मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। दूसरी चीज़, पहले क्या होता था, हर एक राजा महाराजा या अलग अलग टेरिटरीज़ के लिए डिफरेंट फ्लैग्स हुआ करते थे, रॉयल फ्लैग्स हुआ करते थे। लेकिन अब एक नया फ्रेंच फ्लैग डिज़ाइन हुआ, ट्राई कलर फ्लैग डिज़ाइन हुआ, जिसको लोगों ने चूज़ करा, लोगों ने डिज़ाइन करा। ऑफ कोर्स फ्लैग का मतलब यही होता है कि ये हमारे नेशन का एक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम लोग अलग अलग रेवोल्यूशनरी मेजर्स में या अलग अलग तरीके के नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में साथ में लेकर जाएंगे। ठीक है जी, तो एक नया फ्रेंच फ्लैग बना था। थर्ड पॉइंट वॉज एस्टेट जनरल, जो कि पहले क्या था, एक पॉलिटिकल बॉडी थी। एस्टेट जनरल को अलग से रखकर एक नई असेंबली फॉर्म हुई थी जिसका नाम था नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का मतलब क्या था? नेशनल असेंबली का मतलब था एक्टिव सिटीजन्स की एक बॉडी। एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स हम लोगों ने करा था क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में। एक्टिव सिटीजन्स का मतलब क्या होता था? जिनको वोटिंग करने का राइट है, यानी कि वो मेल्स जिनके पास में प्रॉपर्टी है और वो टैक्स पेयर्स भी है। तो एक्टिव सिटीजन्स की एक नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी, एक बॉडी फॉर्म हुई थी। इनफैक्ट अगर नेशन को फॉर्म करना ही है तो नेशन के नाम पे बहुत अलग अलग तरीके के सॉन्ग्स क्रिएट हुए, लोगों ने कस्में खानी शुरू करी। इनफैक्ट जितने भी लोगों की डेथ हुई थी या फिर जितने भी लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था नेशन के लिए, उन सभी के सभी लोगों के लिए भी ट्रिब्यूट्स पे करी जा रही थी। पॉइंट नंबर 5 इज़ कि अब अगर अलग अलग टेरिटरीज़ एग्जिस्ट करने का प्लान ही नहीं है या अलग अलग टेरिटरीज़ को रखने का ही प्लान नहीं है, तो अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रखने का क्या ही मतलब बनता है। इसलिए एक सेंट्रलाइज्ड
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी बनाया गया और यूनिफॉर्म लॉज भी फॉर्मुलेट हुए सभी लोगों के लिए जितने भी उसी टेरिटरी में रहते थे। सिंपल बात है, टेरिटरी वाइज या एरिया वाइज लॉज का अलग होना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का अलग होना या कुछ भी एक्शंस का अलग होना अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो एक नेशन फॉर्म होने की बारी आ गई है, तो सारी चीज़ों को एक जैसा करने की कोशिश करी गई। इनफैक्ट अलग अलग रीजन्स के अंदर जितनी भी कस्टम ड्यूटीज़ थी, ड्यूज़ थे, वो सब अबॉलिश हो गए। एक यूनिफॉर्म सिस्टम निकाला गया, एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस करा गया ताकि लोगों को इजी रहे ट्रेडिंग करने में। मतलब पहले के टाइम पे अगर आप एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जा रहे हो तो आपको अलग से आपको ड्यूज़ देने पड़ेंगे, टैक्सेस देने पड़ेंगे, आप अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, बढ़िया तरीके से आप लोग अपना काम नहीं बढ़ा पाओगे, वेट्स एंड मेजर सिस्टम अलग अलग होता जा रहा है। ऐसे थोड़ी होगा, आपको चीज़ों को थोड़ा सा इक्वलाइज करना होगा ताकि वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी सारी चीज़ें कन्वीनियंटली मिल जाए। इनफैक्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस थी, तो उन सारे की सारी जो अलग अलग तरीके से उन्होंने वेरिएंट्स निकाले रखे थे लैंग्वेजेस को, उसको थोड़ा सा साइड में रख के फ्रेंच लैंग्वेज को एक इकलौती लैंग्वेज बना दिया गया। इकलौती से मेरा मतलब ये नहीं है कि सारे लैंग्वेजेस को हटा दिया, कंट्री की उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, क्योंकि वो पेरिस में बोली भी जाती थी और पेरिस में लिखी भी जाती थी। तो ये कंट्री के लिए, फ्रांस के लिए कॉमन लैंग्वेज बन गई। बात समझ में आ गई? पक्की गाल है, क्योंकि पहले क्या होता था, जो लोग फ्रेंच में बात करते थे फॉर द मैटर ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई स्टैंडर्ड्स, ऐसा माना जाता था कि फ्रेंच में बात कर रहे थे, अरे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ऐसे करके यहाँ पर भी था। बात समझ में आ गई? तो अलग अलग लैंग्वेजेस को डिस्करेज करके फ्रेंच को हम लोगों ने कंट्री की कॉमन लैंग्वेज बना दिया। इसके बाद ऐसा होता है ना, मतलब कुछ हम कर लेते हैं तो हम कहते हैं ना कि अच्छा आपसे नहीं हो रहा, तेरा भाई बता रहे थे को, ऐसे हम करते हैं ना। तो वैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने भी ये करना शुरू कर दिया। एक तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा हम कर चुके हैं तो हम बाकियों को भी बता देते हैं कैसे करना है ये काम, एक सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने अपना एक मिशन बनाया। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने बोला कि अब हमारा मिशन है कि यूरोप के सभी लोगों को हम लिबरेट कर देंगे डेस्पोटिज्म से, यानी कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो किसी की सुनने के लिए राज़ी नहीं होती है, ऑटोक्रेटिक है, कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं है उसकी रूल के ऊपर। वो बस इतना चाहते थे कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर क्या बन जाए, सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो एकदम रिपब्लिक हो जाए, डेमोक्रेटिक हो जाए। इनफैक्ट जैकोबिन क्लब्स की भी फॉर्मेशन होने लगी। जैकोबिन क्लब्स का मतलब क्या? जैकोबिन क्लब्स का मतलब है पॉलिटिकल क्लब्स जो डिस्कशन करने के लिए बनाए जाते थे, है ना, पॉलिटिकल क्लब्स जो बातचीत करने के लिए बनाए जाते थे, आइडियाज़ को डिस्कस करने के लिए बनाए जाते थे। और इसी के साथ में जब रेवोल्यूशनरी वॉर्स होने लगी तो फ्रेंच आर्मी जहाँ पर भी जाती थी, जिधर भी जाती थी, वहाँ पर नेशनलिज्म के आइडिया को आगे लेकर जाना उसने शुरू कर दिया। हर किसी को बताती थी कि अच्छा नेशनलिज्म चाहते हो, हम बताएंगे। अच्छा फ्री होना चाहते हो ऑटोक्रेसी से, हम बताएंगे। अब ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग फिगर जो अपना काम करने के लिए बीच में आती हैं वो होते हैं नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या करा, ध्यान से सुनना। ऑफ कोर्स फ्रेंच आर्मी जा रही थी बाहर, फ्रेंच आर्मी दूसरी कंट्रीज़ में जाकर कॉन्कर कर रही थी, ये मोटिव लेके कि हमको तो रेवोल्यूशन लेकर आना है। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो इंसान फ्रेंच आर्मी को पूरी तरह से लीड कर रहे थे वो दीवाने थे। किसके दीवाने थे? पावर के दीवाने थे। बात समझ में आती है? वो गाना तुमने सुना है ना, मैं दीवाना मेरे मुंह ना लगो, ये इनकी बातें थी कि मैं पावर का दीवाना हूँ। सिंपल सी चीज़ है। तो इन्होंने क्या करा, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें देनी शुरू करी। इनको सिर्फ पावर से मतलब था, है ना, इनको पावर से मतलब था। अब पावर ले ली इन्होंने, तो पावर लेने के लिए क्या करते थे,
लोगों को देते थे एक प्यारी सी चॉकलेट। किस फॉर्म में चॉकलेट देते थे? सबसे पहले तो इन्होंने रेवोल्यूशनरी वॉर करने के बाद में जिस भी जगह को कॉन्कर किया वहाँ के लोगों को अपनी साइड पे करना ज़रूरी है। जैसे छोटे बच्चों को हम लॉलीपॉप या चॉकलेट देके चुप कराते ना, वैसे ही इसने दी एक चॉकलेट। क्या फॉर्म में? पहली बात तो उसने देखा कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वहाँ के लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उस पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करी, रैशनल बनाने की कोशिश करी। और इसके लिए क्या किया इस दीवाने ने? सबसे पहली बात तो जितने भी प्रिविलेजेस बर्थ के बेसिस पर लोगों को मिलते थे उसको रिमूव कर दिया। प्रिविलेजेस का मतलब स्पेशल राइट्स, मतलब अगर आप रॉयल फैमिली में हुए हो ना, हाँ आपके कहने ही क्या है, आप तो दुनिया में सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छे इंसान हो। तो इस तरीके का एटीट्यूड जो लोगों को रिसीव होता था उन्होंने बंद कर दिया कि कोई तुक नहीं है कि आपका बर्थ ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, तो प्रिविलेजेस अगर आपको मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ तो वो आपसे नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, फिर एक और चीज़ उन्होंने क्या करी, इन्होंने बोला कि लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो इन्होंने अच्छी कर दी वो ये थी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों के पास अगर प्रॉपर्टी होती थी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि सोशलिज्म और कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया था कि सारे लोगों की प्रॉपर्टी ऐसे सोसाइटी में कर दो, पूरी तरह से सबको इक्वल दे दो, सबके पास में एक जैसा होना चाहिए। ये सब कुछ इन्होंने कहा बेकार की बात है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी, दोगलापन नहीं चाहिए हमको सोसाइटी में। तीसरी चीज़ क्या हो गई कि डच रिपब्लिक की बात करें, स्विट्ज़रलैंड की बात करें, इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें, नेपोलियन ने हर जगह पर जाके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पूरी तरह से बढ़िया कर दिया। फेडरल सिस्टम तो अबॉलिश कर ही दिया कि अब आपको किसी भी तरीके के पैसे नहीं भरने हैं रॉयल फैमिलीज़ को, या फिर किसी भी तरीके के पैसे नहीं देने हैं नोबिलिटीज़ को, उनके घरों में जाके फ्री में काम नहीं करना है ना। आप बॉन्डेड लेबर हो तो उससे भी आपको अब आज़ादी मिल जाएगी। जो आप अपने नोबिलिटीज़ को या फिर अपने लॉर्ड्स को पैसे वगैरह देते हो या जितने भी आपका बचा कुचा हिसाब है वो सब खत्म, बढ़िया एकदम। इसके अलावा इन्होंने ट्रेड को अच्छा करने के लिए गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस का मतलब कि पहले ट्रेडिंग करने के लिए आप ना ही एसोसिएशंस बना सकते थे और ना ही बढ़िया तरीके से उसके लिए काम कर सकते थे, तो वो सब कुछ हटा दिया। अब आप खुली आज़ादी है, जो करना है करो। इन्होंने हर ट्रेडर को, हर बिजनेसमैन को, हर मर्चेंट को बोल दिया जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। और क्यों जीने के लिए कहा? क्योंकि इन्होंने बोल दिया ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर देता हूँ भाई, कम्युनिकेशन अच्छा कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ट्रेड को बढ़िया तरीके से बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन दे रही थी। इनफैक्ट ये बात हुई भी, जिस हिसाब से नेपोलियन ने बोला था ना जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, पेजेंट्स ने वो चीज़ समझी भी कि जितने भी पेजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, वर्कर्स थे, बिजनेसमैन थे, उन सारे लोगों को लगा कि भाई वाह, हम लोगों को तो एक अलग ही आज़ादी मिल गई है, हमारा ट्रेड फ्लरिश कर रहा है। उन्हें लगा कि ये बढ़िया चीज़ है क्योंकि हमारे लिए यूनिफॉर्म लॉज बन गए, हमारे लिए जो वेट और मेजर्स का सिस्टम है वो हमारे लिए सही हो गया, हमारे लिए एक कॉमन नेशनल करेंसी आ गई। तो ये सारी चीज़ें वुड अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द रीजन। सिंपल बात है, ठीक है। बहुत सारी जगह में, जैसे होलैंड ले लो, स्विट्ज़रलैंड ले लो, ब्रसल्स ले लो, मिलान ले लो, वॉर्सो ले लो, जहाँ पर भी फ्रेंच आर्मी जाती थी, वही बात हो गई ना, चॉकलेट मिल गई, लॉलीपॉप मिल गया एक प्यारा सा, तो सारे लोगों को लगता था कि यार फ्रेंच आर्मी तो हमारे लिए एक भगवान का अवतार है जो लिबर्टी लेकर आने वाले हैं। और ये बोला भी था फ्रेंच आर्मी ने कि हम लोग लिबर्टी लेकर आएंगे। लेकिन वही बात आ गई ना, दीवाने की दीवानगी काम खराब कर गई। हुआ क्या कि लोग जो पहले पसंद करते थे फ्रेंच आर्मी को, वो धीरे धीरे करके नेपोलियन की ट्रिक को समझने लग गए। कहते ओ चीटिंग, क्या चीटिंग हुई थी उनके साथ में। पहले तो उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा दी, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने ये देखा कि जो हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बढ़िया करके दिया जा रहा है, उसके अगेंस्ट
हम लोगों से हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम छीना जा रहा है। क्यों? क्योंकि नेपोलियन आया तो टैक्सेस इंक्रीज करेंगे। भाई अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर आप वॉर लड़ रहे हो, पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी। अब पैसे कहाँ से आएंगे? अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी बीच में लगाएगा, लोगों की जेब से ही पैसे निकलने वाले हैं। सेंसरशिप इम्पोज कर दी, सिंपल। एक अच्छा तरीका होता है लोगों को सिर्फ अपनी बात सुनवाने का, या फिर लोगों के दिमाग में वही चीज़ डलवाने का जो आप सोचते हो, उनको अपने आइडियाज़ प्रोड्यूस मत करने दो। तो सेंसरशिप इम्पोज करके ये सिंपल सी बात होगी। अगर कोई चाहता भी था नेपोलियन के खिलाफ लिखना, बोलना, क्रिएट करना, वो आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि नेपोलियन एक डिक्टेटर थे। हाँ, ये बात भी है, पता है, इन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दी इतने सालों की चीज़ों को, इतने सारे एफर्ट्स को, लेकिन फिर भी लोग इनको पसंद कर रहे थे उस चॉकलेट की वजह से। एक और चीज़, अब फ्रेंच आर्मी जा रही है अलग अलग फ्रेंच नेशन, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जा रही है, तो ऑफकोर्स उनको आर्मी की तो ज़रूरत पड़ेगी। अब आर्मी कैसे लेकर आएंगे? वो अलग अलग जहाँ पर भी नेशंस में जाते थे वहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती करते थे, वहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती करते थे कि फ्रेंच आर्मी में भर्ती हो जाओ। अब ये चीज़ सभी लोगों के सेंटिमेंट्स को सुहाती नहीं थी। सिंपल सी चीज़ है, ये अपनी कंट्री के लिए कोई कर सकता है ना, दूसरे की कंट्री के अंदर, दूसरे की आर्मी के अंदर कोई कैसे चला जाए? ये पॉइंट भी लोगों को लगता था खराब, किया ऐसे कैसे कर ले हम लोग। एंड ऑफ कोर्स लोगों को इसमें अपना कोई फ़ायदा नहीं दिखता था, है ना। तो शुरू में जो चॉकलेट दी वो एंड में आकर पूरी तरह से ख़राब हो गई। समझ आ गई बात? पक्की गाल है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि लेना ही मत किसी से कभी चॉकलेट। एनीवे, तो ये सिंपल सी चीज़ हम लोगों ने इसमें पढ़ी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा जिसको हम क्या कहते हैं, द सिविल कोड ऑफ 1804 और द नेपोलियनिक कोड। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि यूरोप में कैसे रेवोल्यूशन आया, जबकि यूरोप में तो कोई ऐसी कंट्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है RBC लर्निंग। बाय।